वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के हमारे इस कोर्स कर में। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग अपना लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट जो है उसको पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि टाइप्स ऑफ मशीन्स या प्लेटफॉर्म या इंफ्रा आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, आई थिंक हाँ, तो ये लास्ट टॉपिक जो था हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां पे मैंने बोला था कि भाई अगर मान लो मैं किसी कंपनी में गया तो या तो मुझे वहां पे फिजिकल मशीन्स का सेटअप मिलेगा। फिजिकल मशीन्स का सेटअप यानी डेस्कटॉप, लैपटॉप, टावर मशीन, रैक माउंटेड मशीन, ये सब होंगी। या ऐसा हो सकता है वहां पे कि वहां पे आपको जो सिस्टम्स दे रखे हो उन्होंने क्या कर रखे हो, वर्चुअल मशीन्स ऐड कर रखी हो। और वर्चुअल मशीन्स ऐड करने के बाद उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स उसमें डाल रखे हों। ठीक है जी। या आपके पास दूसरा एक तरीका था जिसमें मैंने बताया था कि देयर में बी अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने क्लाउड बेस्ड मशीन्स का सिस्टम सेटअप वहां बना रखा हो। और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मेजर जो कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो AWS है, गूगल है, एज्योर है। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, बट अगर हम बढ़िया टॉप मोस्ट वालों की बात करें तो वो यही है। ठीक है, तो पिछली बार मैंने आपको ये वर्चुअल बॉक्स का कंसेप्ट भी समझाया था, VMware का कंसेप्ट समझाया था कि वर्चुअल मशीन में असल में होता क्या था। ठीक है, और उसके बाद फिर कैसे क्लाउड बेस्ड मशीन्स वाले सिस्टम में काम हो रहा था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर लास्ट हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, ये मैंने आपको सारा कुछ बता भी दिया था उसके बारे में। चलिए अब हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं अपना। तो लास्ट आप लोगों को यह पता लग गया था कि भी क्लाउड वाला कंसेप्ट है क्या हमारा। ठीक, तो अब हमारे पास यह जानना जरूरी है कि टाइप्स ऑफ क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लाउड की जब हम बात करते हैं तो देखो यहां पे पहले एक आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं पब्लिक क्लाउड। ठीक है, पब्लिक क्लाउड। और एक और आता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। ठीक है जी। अब जैसे सपोज मान लो क्या हो गया, अब पब्लिक क्लाउड क्या होता है, जरा मैं इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको भी उसको रिमेंबर करना आसान हो। ठीक है, तो चलिए पहले पब्लिक क्लाउड की एक डेफिनेशन लिख देते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरमेंट ठीक है, ENV मतलब एनवायरमेंट। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरमेंट वेयर सर्विसेज लाइक, कौन कौन सी सर्विसेज, लाइक स्टोरेज की सर्विस, एप्लीकेशंस की सर्विस, ठीक है, एंड वर्चुअल मशीन्स की सर्विस। ठीक है, वर्चुअल मशीन्स आर प्रोवाइडेड बाय ठीक है, आर प्रोवाइडेड, ये इसको लिख देते हैं आर प्रोवाइडेड ओवर। ठीक है जी, आर प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट are provided over the internet by a third party provider। अब देखो यहां पे
कि पब्लिक क्लाउड के बारे में क्या बोल रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर का एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें आपको अलग अलग तरह की सर्विसेज, माने आपका डेटा स्टोर होगा, यहाँ पे आपकी अलग अलग एप्लीकेशंस चलेंगी, आपको वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज जो हैं ये आपको इंटरनेट के द्वारा एक थर्ड पार्टी प्रोवाइड करेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो AWS है, ठीक है, या मान लो मैंने बोला गूगल है, या माइक्रोसॉफ्ट का एक चल रहा है एज्योर। तो ये तुम्हें क्या है, ये पब्लिक क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या है कि जैसे सपोज मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें, अब इसको समझ लो अच्छी तरह से। अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास यार एक कंप्यूटर है, ठीक है, जिसमें मैं काम करता हूं। अच्छा, मेरा जो ये कंप्यूटर है यार, इस कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है कि भाई मेरे इस कंप्यूटर में मान लो 256 GB हार्ड डिस्क लगी हुई है, 256 GB की डिस्क लगी हुई है मेरे सिस्टम में। अच्छा, मेरे सिस्टम में मान लो 4 GB की रैम लगी हुई है, ठीक है, और मेरे इस कंप्यूटर में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, ठीक। अच्छा, प्रोसेसर मान लो मैं कहता हूं यार मेरे पास सपोज मान लो i3 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है जी। अब क्या होता है कि यार अब ना मेरे पास ना एक काम आया, ठीक है, मेरे पास सपोज मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट आया जहां पे मुझे गेम डेवलपमेंट करनी है कुछ, ठीक है, एक गेम बना के एक कंपनी को हैंडओवर करनी है, एंड देन वो कंपनी मुझे भैया खूब सारा पैसा देगी। अच्छा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि भैया वो पैसा मुझे तब देगी जब मैं गेम डेवलप करके उनको दिखाऊंगा और उनका अप्रूवल मिलेगा, तब मेरे अकाउंट में पेमेंट आएगी। अच्छा जी, अब जो बेसिकली उनकी गेम जो है ना, उस गेम को चलाने के लिए मुझे यार ये 4 GB रैम नहीं, इससे काम नहीं बनेगा मेरा। यानी कि जो गेम मुझे बनानी है, उस गेम को बनाने के लिए भाई मेरे को एक ऐसा मान लो कि मुझे भाई i7 वाला प्रोसेसर चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा जी, और मैं बड़ी हाई फाई गेम बना रहा हूं तो मुझे कुछ ग्राफिक वाले फीचर्स भी चाहिए होंगे। अच्छा, प्लस उसके अलावा मान लो मुझे जो रैम चाहिए वो रैम भी चाहिए, 16 GB की रैम चाहिए, तब काम बनेगा। अच्छा, डिस्क, अब मान लो मेरी यार 256 GB की डिस्क है, ये 200 GB तक वैसे ही भर रखी है, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डले हैं तो 200 GB वैसे ही भर रखी है इसकी। अच्छा, अब मैंने कहा कि यार मुझे कम से कम ये जो हैवी सॉफ्टवेयर है, तो मैंने बोला यार चलो कम से कम 100-150 GB मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, 100 से लेकर 150 GB मुझे डिस्क चाहिए। अच्छा यार, अब अगर सपोज मान लो मेरे पास अभी ऑप्शन क्या होगा, यार मेरे पास जो सिस्टम है उसमें तो i3 प्रोसेसर है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो हार्ड डिस्क है वो 256 GB की है, मुझे काम के लिए 100-150 GB और चाहिए। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, और काफी हाई लेवल तक अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में i3 प्रोसेसर है और मुझे वो i3 प्रोसेसर से उसको i7 प्रोसेसर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात, अगर मान लो मेरा जो सिस्टम है उसका मदरबोर्ड है, अगर वो i7 वाले को प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा, या ये कह लो कि भाई मुझे एक नया सिस्टम ही लेना पड़ेगा यार इस काम के लिए। अच्छा, अब मान लो मैंने यार इतना हैवी कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम लूंगा तो ऑब्वियस बात है यार पैसे भी ज्यादा लगेंगे ना, ठीक है। भैया मुझे चाहिए सिस्टम 16 GB की रैम वाला, और उसमें ग्राफिक्स के बड़े सारे फीचर्स चाहिए मुझे, यहाँ पे i7 प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब अब ये सारी नीड को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, नया सिस्टम लो। लेकिन अब मुझे किसी ने बताया कि भाई साहब एक कंपनी है जिसका नाम है AWS, Amazon वेब सर्विस। अब इन्होंने बोला कि यार ये ना कंपनी जो है Amazon वाली, ये पब्लिक क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती है। अब मैंने कहा पब्लिक क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती है मतलब, अब बोला, मुझे समझाया गया कि देखो जी अब आपको क्या करना है, AWS में जाके अपना अकाउंट खोलना है। मैंने कहा ठीक है भाई, अपना लॉगिन अकाउंट खोल लूंगा मैं, क्या दिक्कत है।
अच्छा, उसके बाद फिर AWS आपको क्या करता है, एक वर्चुअल मशीन्स का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है। क्या करता है, एक वर्चुअल मशीन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है। जैसे मैंने आपको भी अपने सिस्टम में VMware वाला सॉफ्टवेयर ओपन करके काली लाइनेक्स ओपन करके दिखाया था, तो मैंने क्या दिखाया था आपको, एक वर्चुअल मशीन का एनवायरनमेंट दिखाया था। तो ऐसा ही एक सपोज मान लो AWS जो है ये वर्चुअल मशीन का आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब आपने क्या करा, इस AWS में अपना अकाउंट खोला, अपना अकाउंट क्रिएट किया यहां पे, और इसको रिक्वायरमेंट बताया कि भैया मुझे एक मशीन बना के दो। ठीक है, अच्छा, वो मशीन जो होनी चाहिए उसमें 16 GB की रैम होनी चाहिए, उस मशीन में मान लो 150 GB की डिस्क होनी चाहिए। अच्छा, उस मशीन की जो प्रोसेसिंग पावर है वो i7 के प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो मैं अपनी सारी रिक्वायरमेंट उसको बनाऊंगा। अब ये क्या करेगा, जब मेरी ये मशीन की सारी रिक्वायरमेंट इसको मिलेगी तो यहां पे क्या करेगा, यहां पे एक वर्चुअल मशीन मेरे लिए बन जाएगी। ये वर्चुअल मशीन जो है वो सारी क्वालिटी प्रोसेस करेगी जो कि मुझे चाहिए। अब बस करना क्या होगा मुझे इस पे काम करने के लिए, मैं जब कभी भी अपना सिस्टम ऑन करूंगा, ठीक है, अपना सिस्टम क्या करूंगा, अपना सिस्टम ऑन करूंगा, उसके बाद मैं AWS वाली वेबसाइट पे जाऊंगा। ठीक है, AWS वाली वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां पे जाके मैं क्या करूंगा, वहां पे जाके मैं पहले लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद जो मैंने मशीन बनाई है मैं उस मशीन को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मैंने एक ही मशीन बनाऊं, हो सकता है कल को मैं अलग अलग काम के लिए अलग अलग मशीनें तैयार कर लूं यहां पे इसी में। तो मैं अपनी मशीन को, जो जिस मशीन पे मुझे काम करना है, मैं वो मशीन सेलेक्ट करूंगा और उसको उसके साथ क्या करूंगा, मैं कनेक्ट करूंगा। ठीक है, अपनी मशीन सेलेक्ट कर ली, मशीन सेलेक्ट करने के बाद एक कनेक्ट वाला ऑप्शन होता है, कनेक्ट करूंगा तो मैं अपनी उस वर्चुअल मशीन से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। और मेरे सिस्टम में क्या होगा, इसी मशीन का इंटरफेस मुझे यहां दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब मैं जो भी काम यहां पे करूंगा वो सारा का सारा काम मेरा कहां पे सेव होगा, कहां पे स्टोर होगा, AWS के पास। मेरी जो एप्लीकेशंस हैं वो जो मैं उसमें डाल रहा हूं वो सब कहां स्टोर होंगी, AWS के पास। ठीक है, मेरा जितना भी प्रोसेसिंग का काम हो रहा होगा वो सारा कहां हो रहा होगा, AWS की इस मशीन में। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, ये AWS वाले क्या दे रहे हैं, पब्लिक क्लाउड। मतलब कोई भी बंदा अपना AWS अकाउंट बना के इस फैसिलिटी को यूज कर सकता है। ठीक है, ये हम आगे जाके देखेंगे भी कैसे काम करते हैं इसके अंदर। ठीक, तो भाई हमने क्या करा कि भाई AWS को मैं भी यूज कर सकता हूं, आपने चाहना आप भी यूज करना चाहो तो भाई आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ये था हमारा पब्लिक क्लाउड। तो हमें क्या समझ में आया पब्लिक क्लाउड के बारे में कि भाई साहब पब्लिक क्लाउड जो है, जो जी 1 मिनट, 18 नंबर। तो पब्लिक क्लाउड में क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, एक एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंप्यूटर का, जिसमें आपको सर्विसेज दी जाएंगी, जैसे कि स्टोरेज की सर्विस, अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस को रन करने की सर्विस, प्लस आपको वर्चुअल मशीन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप इंटरनेट से अपनी उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकें। और ये सारी की सारी सुविधाएं आपको किसके द्वारा मिलेंगी, इंटरनेट के द्वारा मिलेंगी। लेकिन ये सुविधा कौन दे रहा है, ये आपको एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर आपको दे रहा है। अच्छा, अब आते हैं हम जरा नेक्स्ट आता हमारा प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं प्राइवेट क्लाउड के बारे में, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरमेंट। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग एनवायरमेंट दैट इज एक्सक्लूसिवली, ठीक है, जो कि सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होगा, एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो सारे बेनिफिट्स सेम होंगे,
जो यहां पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वही सेम टू सेम बेनिफिट्स यहां पे भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं, इट ऑफर्स सेम बेनिफिट, ठीक है, इट ऑफर सेम बेनिफिट्स एज अ पब्लिक क्लाउड। जैसा जो बेनिफिट हमें पब्लिक क्लाउड में मिल रहे हैं वही सेम टू सेम बेनिफिट यहां पे मिलेंगे। तो हमें क्या समझ में आया कि भाई पब्लिक क्लाउड का मतलब हो गया कि जहां पे ये सारी सुविधाएं एक थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रही है, और ऑब्वियस बात है आपको उस थर्ड पार्टी में अपना अकाउंट क्रिएट करके फिर उसके द्वारा सर्विसेज यूज करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब प्राइवेट क्लाउड क्या है कि जहां पे भैया जो कंपनी है उस कंपनी ने ही अपने लिए एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट डिजाइन किया है, ठीक है, और वो क्लाउड का एनवायरनमेंट सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही इस्तेमाल होगा। अब जैसे क्या होता है एग्जांपल के तौर पे, अब हमें दिख गया यार ये तो बड़ी अच्छी सर्विस है, ठीक है, आपका सारा डेटा जो है एक सेंट्रलाइज जगह पे पड़ा रहेगा, कहीं पे भी आपको एक्सेस करना है अपना लैपटॉप खोलो, इंटरनेट से कनेक्ट करो, अपना लॉगिन करो और अपनी मशीन को ओपन करो, और साथ में और जो भी आपने काम करना आप जब मर्जी चाहे बैठ के काम करते रहो, ठीक है जी। अब प्राइवेट क्लाउड मतलब यही सुविधा हम प्राइवेट क्लाउड के अंदर से भी कैसे लेंगे। अब देखो ध्यान से, यहां पे एक एग्जांपल देता हूं यार, बैंक। अब मान लो बैंक भी ये क्लाउड की सुविधा यूज करना चाहता है। अब जितने भी बैंक्स हैं हमारे, ये बैंक भी क्या करना चाहते हैं, क्लाउड की सुविधा यूज करना चाहते हैं। अच्छा, अब बैंक क्या करेगा, क्या ये बैंक गूगल वालों से बात करेगा, क्या ये बैंक माइक्रोसॉफ्ट वालों से बात करेगा या AWS वालों से बात करेगा कि भाई आप मुझे अपना पब्लिक क्लाउड दे दो? नहीं यार। अब बैंक वालों को पता है कि भाई मेरा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत क्रूशियल है, मेरे बैंक में जिन जिन कस्टमरों ने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है भाई साहब मेरे पास उन सब का सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो अब बैंक अपना डेटा क्या किसी थर्ड पार्टी के पास डलवाएगा? अभी जैसे यहां पे इधर देखो ध्यान से, अभी जो मैंने यहां एग्जांपल लिया था, ठीक है, जो एग्जांपल मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इसमें मेरा सारा डेटा कहां पे, इस AWS के पास स्टोर पड़ा हुआ है। मेरी जितनी भी एप्लीकेशंस मैं उस गेम को बनाने के लिए यूज कर रहा हूं, सारा एप्लीकेशन कहां पड़ी है, इस AWS के पास पड़ी है। यानी मेरा असल में देखा जाए तो चलो मैं ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा अपनी सर्विस को यूज तो कर रहा हूं, सारे मजे ले रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली मेरा डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, हालांकि इनकी पॉलिसीज होती है इतनी तगड़ी कि भैया ये आपका डेटा शेयर नहीं करेंगे, आपका डेटा कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, और सारी सिक्योरिटी भी आपको जो है बढ़िया हाई लेवल की सिक्योरिटी भी यहाँ पे मिलेगी आपके डेटा को। लेकिन फिर भी मान लो बैंक कहता है कि नहीं भाई जो भी है मैं तो यार ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है, बैंक कहता है कि नहीं भाई मुझे तो क्लाउड वाली सर्विस अच्छी है, मुझे तो बढ़िया लगी, लेकिन मैं किसी थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट नहीं करूंगा। तो कोई बात नहीं, मत करो। अगर आपको ये क्लाउड की वाली सर्विस चाहिए तो भैया आप अपना एक खुद का ही क्लाउड का सेटअप बना लो। अब अगर मान लो कोई बैंक है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो एक्सिस बैंक है। अब एक्सिस बैंक ने क्या करा, अपना खुद का क्लाउड का सेटअप बना लिया, लेकिन अब इस एक्सिस बैंक के द्वारा बनाया हुआ क्लाउड का सेटअप कौन यूज करेगा, सिर्फ एक्सिस बैंक ही यूज करेगा, ठीक है। वो और किसी को नहीं देगा कि हाँ भाई चल भाई तेरे को मशीन बनानी है तो चल भाई तेरे को थोड़ा स्पेस दे देता हूं, नहीं, कोई मतलब नहीं। ये जो क्लाउड है ये इस बैंक का क्लाउड है, और इस क्लाउड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, इस एक्सिस बैंक के लिए ही होगा, और कहीं कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह के क्लाउड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे, आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड के बीच में अंतर क्या होता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे हमारे पास कि भाई अब हमने ये तो समझ लिया, क्लाउड के बारे में पता लग लिया, थोड़ा बहुत समझ में आ गई बात यहां पे। अब देखो यहां पे, अब हमें जो बेसिकली एक जो सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, लाइनेक्स, ठीक है। हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, हम लाइनेक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम पहले एक हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कैसे यूनिक्स से लाइनेक्स हमारे पास आया, ठीक है। तो थोड़ा सा एक, क्योंकि ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पढ़ रहे हैं वो है हमारा हिस्ट्री फ्रॉम
यूनिक्स टू लाइनक्स। ठीक है जी। अब देखो इस हिस्ट्री को पढ़ते वक्त हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और वो सब चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब जरा देखते हैं वन बाय वन की क्या है। देखो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ लाइनक्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला हमारा स्टेज 1 है। अब स्टेज 1 हमारी कहां से शुरू होती है? वो स्टार्ट होती है 1969 से। ठीक है, 1969 से। अब देखो हुआ क्या, अब ना हमारे पास दो बंदे थे जिनका एक का नाम था केन थॉमसन और दूसरे का नाम था डेनिस रिची। ठीक है जी, एक था केन थॉमसन और दूसरे का नाम था डेनिस रिची। इन दोनों भाई लोगों ने क्या करा, अच्छा ये दोनों लोग कहां पे थे? ये AT&T बेल लैबोरेटरी के अंदर काम करते थे। ठीक है, तो वहां पे रहकर जो ये केन थॉमसन है और डेनिस रिची है, इन दोनों ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा यूनिक्स। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन्होंने बनाया यूनिक्स नाम का, इसको बनाया इन्होंने एक लैंग्वेज के द्वारा जिसको हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, चीजों को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कंप्यूटर में जो भी चीजें बनती हैं, जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, जो जो XYZ कुछ भी बनता है, तो हर चीज को बनाने के पीछे क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज भी एक तरह की क्या है? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमें क्या पता लगा कि भैया यूनिक्स को बेल लैबोरेटरी के अंदर बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? केन थॉमसन और डेनिस रिची नाम के दो बंदों के द्वारा बनाया गया। और किस भाषा में इसको बनाया इन्होंने? इसको बनाया इन्होंने असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो अब 1969 की क्या गाथा है यहां पे देखो, आप सुन लो। देखो, यूनिक्स वॉज डेवलप्ड, ठीक है, यूनिक्स वॉज डेवलप्ड एट बेल लैब्स बाय किस किस के द्वारा? एक बंदा है हमारा केन थॉमसन, ठीक है, एक हो गया केन थॉमसन और दूसरा हो गया हमारा एक और बंदा है जिसका नाम है डेनिस रिची। ठीक है, तो यूनिक्स वॉज डेवलप्ड एट बेल लैब्स बाय केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। ठीक, and Unix was written in assembly language। ठीक है, तो भाई ये सिंपल भाषा में हमने समझ लिया कि 1969 में क्या हुआ था कि एक यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया बेल लैब्स के अंदर। ठीक है, और इसको डेवलप करने वाले दो बंदे थे, केन थॉमसन और डेनिस रिची। अच्छा, और इन दोनों ने असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया किसके लिए? यूनिक्स को बनाने के लिए। अच्छा जी, तो एक स्टेज तो ये थी इसकी। अब आगे क्या हुआ? अब आते हैं हम स्टेज नंबर 2 में। अब देखो स्टेज नंबर 2 शुरू होती है हमारी 1973 से। ठीक है, अब क्या हुआ यार, ये जो बंदा था ना डेनिस रिची, इस बंदे ने जैसे अभी तो इन्होंने क्या करा, इन दोनों ने मिलके किसका इस्तेमाल किया था? इन दोनों ने मिलके असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और तब जाके इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। अच्छा, अब ये जो डेनिस रिची नाम का बंदा था ना, इसने ना एक और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई इसने। अच्छा, इस डेनिस रिची ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी जिसका नाम क्या था? सी लैंग्वेज। अगर कोई बच्चा अपना BCA कर रहा है या सपोज मान लो कोई भी BTech कर रहा है, कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड लाइन से जुड़ा हुआ है, तो उसने सी लैंग्वेज का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डेनिस रिची नाम का व्यक्ति था, इसने क्या करा? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या था? सी लैंग्वेज। अच्छा, अब उसने क्या किया कि अब इसने जब अपनी खुद की लैंग्वेज बनाई सी लैंग्वेज, तो इसने क्या सोचा कि भैया क्यों ना मैं इस यूनिक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को दोबारा से रीडिजाइन करूं।
किसमें करूं? दोबारा से रीडिजाइन करूं, दोबारा से रीराइट करूं, किसमें? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि इसमें बनाने के बाद ना ये लैंग्वेज में ना हम आसानी से चेंजेस कर सकते हैं और अलग अलग तरह की मशीनों पे हम चला सकते थे। ठीक है जी, तो इसलिए अब क्या हुआ, देखो यहां पे 1973 में अब क्या हुआ हमारे पास, तो देखिए 1973 में यूनिक्स वॉज री रिटर्न। ठीक है, दोबारा से लिखी गई, दोबारा से बनाई गई, री रिटर्न, एक मिनट। ठीक है, किसमें री रिटर्न करेगी? इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यूनिक्स वॉज री रिटर्न इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेकिंग इट, अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाने से फायदा क्या हुआ? तो देखिए, मेकिंग इट इजियर, ठीक है, मेकिंग इट इजियर टू मॉडिफाई एंड पोर्ट टू डिफरेंट मशीन्स। ठीक है, तो अलग अलग तरह की मशीन्स में चला सकते थे आप यहां पे। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ हमारे पास, बेनिफिट क्या हुआ कि अब भैया ये डेनिस रिची बंदा था, इसने अपनी एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था सी लैंग्वेज। अच्छा, अब इसने देखा कि सी लैंग्वेज के अंदर तो बड़े बेहतरीन फीचर्स बन गए, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल करें और ये यूनिक्स वाले को अब असेंबली लैंग्वेज से नहीं बल्कि सी लैंग्वेज से मैं दोबारा से बना दूं। ठीक है, ताकि ये और बेहतरीन बन सके ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और कल को इस ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस करना आसान हो और इसको अलग अलग तरह की मशीन्स में हम चला सकें। ठीक, तो अब 1973 में ये यूनिक्स वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा अब किस में बन गया? अब हमने इसको बना दिया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बना दिया। ठीक है जी, तो चलो अभी हम यहां तक पहुंच गए। अब आगे क्या हुआ, क्योंकि हमारी जर्नी तो यूनिक्स से लाइनक्स तक की पढ़नी है हमने। अब हुआ क्या इसके बाद, नेक्स्ट चीज, एक मिनट, हमारा ग्रीन ब्लू, ओके। अब देखो उसके बाद यहां तक की कहानी खत्म हो गई। अब उसके बाद एक और चीज आई मार्केट के अंदर जिसका नाम था, देखो यहां पे, द GNU प्रोजेक्ट। ठीक है, द GNU प्रोजेक्ट, एंड ये कह लो कि फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट। ठीक है, तो GNU प्रोजेक्ट एंड फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट। अच्छा, अब देखो यहां पे ध्यान से, अब एक बंदा था जिसका नाम था रिचर्ड स्टॉलमैन। ठीक है, अब इस रिचर्ड स्टॉलमैन बंदे ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसका नाम था GNU प्रोजेक्ट। अच्छा जी, अब ये रिचर्ड स्टॉलमैन भाई साहब ने ये जो GNU प्रोजेक्ट बनाया, इसका एम क्या था? अब देखो इन्होंने GNU प्रोजेक्ट की स्थापना इसलिए करी, इनका गोल क्या था? इनका गोल ये था कि भैया एक फ्री यूनिक्स की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए। हाँ जी, एक मिनट थोड़ा सा नाउ। तो अब जैसे कि मैंने क्या बोला कि भाई अब इनका एम क्या था कि एक यूनिक्स की तरह ही एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि यूनिक्स तो इन डेनिस रिची भाई साहब का था। ठीक है, तो रिचर्ड स्टॉलमैन ने एक GNU प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिस प्रोजेक्ट का गोल क्या था? गोल ये था कि भैया फ्री यूनिक्स की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाए। और इन्होंने क्या करा कि बड़े सारे यूनिक्स के जो कंपोनेंट थे वैसे ही एग्जैक्ट सेम कंपोनेंट इन्होंने बना दिए। ठीक है, तो एक तरह से अगर मान लो यूनिक्स का कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट अगर आपको फ्री में चाहिए तो फ्री में मिल जाएगा वो आपको। तो देखिए अब इस कहानी का क्या हिसाब हुआ,
देखें, तो अब मैंने आपको बताया कि एक बंदा था जिसका नाम था रिचर्ड स्टॉलमैन, ठीक है। इसने एक अनाउंस किया, अनाउंस्ड द GNU प्रोजेक्ट, ठीक है भाई। इसने क्या करा, GNU एक प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट इस बंदे ने अनाउंस किया। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट जो बना अनाउंस किया, इसका गोल क्या था, विद द गोल ऑफ, विद द गोल ऑफ creating a free Unix like ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसका एम क्या था कि यूनिक्स की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। अच्छा, अब इसका एम क्या था यहां पे, द प्रोजेक्ट एम्ड, the project aimed to develop free software replacements for ऑल कंपोनेंट्स ऑफ यूनिक्स। तो भैया एक यूनिक्स की तरह ही हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, तो ऑब्वियस बात है जो यूनिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं बिल्कुल उसी तरह से काम करने वाले अलग कंपोनेंट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं चाहता हूं कि भैया किसी पर्टिकुलर बंदे ने ये चीज बनाई, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं कहता हूं पेटीएम है, ठीक है। अब किसी ने देखा कि यार इस बंदे ने पेटीएम बनाया, जैसे भाई अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो, ठीक है जी, बढ़िया। तो अब मान लो ऐसे देखे देखे फोन पे आ गया, ठीक है। और अदर कंपनीज है उन्होंने भी अपनी यूपीआई वाली ऐप चला दी कि भाई आप हमसे अपना अकाउंट लिंक करो और बस आप अपना पेमेंट उसके द्वारा करते रहो, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि भाई अब किसी बंदे ने बनाया, जैसे मान लो किसी ने फोन पे बनाया, अब मुझे क्या करना है, अभी नहीं। अच्छा, तो हाँ मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, हाँ कि भाई सपोज मान लो फोन पे बनाया, अब फोन पे बनाने के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि भाई फोन पे बना लिया। अब सपोज मान लो सामने वाले ने क्या करा, मुझे फोन पे जैसी ऐप बनानी है, तो क्या करेगा, जैसे जैसे फीचर्स फोन पे में होंगे वैसे वैसी चीजें वो अपनी एप्लीकेशन में भी तो ऐड करेगा ना। तो ठीक उसी तरह से अब रिचर्ड स्टॉलमैन ने जो जीएनयू प्रोजेक्ट बनाया उसके पीछे उसका एम क्या था कि यूनिक्स की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम बने। तो ठीक है यार, यूनिक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अलग अलग जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसको भी तो एग्जैक्टली वही फंक्शन करने वाले कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे अलग से। तो यहां पे वही काम किया, द प्रोजेक्ट एम टू डेवलप फ्री सॉफ्टवेयर रिप्लेसमेंट्स फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ यूनिक्स, ठीक। अच्छा, अब आया यहां पे नेक्स्ट टाइम, दैट इज बर्थ ऑफ लाइनेक्स कहते हैं। अब देखो यहां पे ठीक, अब स्टेज थर्ड, अब स्टेज थर्ड हमारी शुरू हुई 1991 में, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब रिचर्ड स्टॉलमैन ने तो अपना ये जीएनयू प्रोजेक्ट बना दिया। अब एक बंदा था जिसका नाम था लाइनस टॉरवॉल्ड्स। अच्छा, अब ये लाइनस टॉरवॉल्ड्स जो बंदा था, अब इसने क्या करा, इसने एक यूनिक्स की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू किया, ठीक है। और इसने उसको 1991 में रिलीज किया एज लाइनेक्स के नाम से। अच्छा, अब ये टॉरवॉल्ड्स जो था इसने क्या करा, अब ये लाइनेक्स जो इसने यूनिक्स की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाया, इसने जीएनयू प्रोजेक्ट के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए उन्होंने, इसने उनको यूज किया और यूज करने के बाद इसने उन सब का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से और इसने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर दिया जिसका नाम इसने क्या रखा, लाइनेक्स रख दिया, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे ध्यान से, अब इसका पॉइंट क्या है हमारे पास, बंदा ने जो था उसका नाम था लाइनस,
टॉरवॉल्ड्स। तो ये लाइनेक्स टॉरवॉल्ड्स जो बंदा था, ठीक है, इसने क्या करा, बिगेन डेवलपिंग यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम kernel which he released in 1991 as लाइनेक्स के नाम से इसने रिलीज किया। अच्छा, अब इस बंदा जो था लाइनेक्स जो टॉरवॉल्ड्स था, इसने क्या करा, बड़े सारे जीएनयू टूल्स का और यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया, ठीक है, टू कंप्लीट द सिस्टम। तो अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट यहां पे ये है, लाइनस टॉरवॉल्ड्स यूज्ड the GNU tools and utilities, ठीक है, GNU टूल्स के, GNU के जो टूल्स और यूटिलिटीज बनी है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल थी, ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं विच वर ऑलरेडी अवेलेबल, विच वर ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है, यानी कि जो जीएनयू प्रोजेक्ट के द्वारा जो टूल्स वो ऑलरेडी पहले से बने हुए थे, इन्हीं सब का उसने इस्तेमाल किया किस काम के लिए, टू कंप्लीट द सिस्टम। तो ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का जो काम है ये लाइनस टॉरवॉल्ड्स ने बनाया, ठीक है, इसने एक यूनिक्स की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया, ठीक, जिसको इसने 1991 में एक लाइनेक्स के नाम से रिलीज करा। लेकिन इस लाइनेक्स को बनाने के लिए उसने जीएनयू टूल्स और यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया, ठीक है, और इनको इस्तेमाल करके उसने अपना सिस्टम ये पूरा कंप्लीट कर पाया, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि हाँ भाई ये सब चीज हुआ। अब देखो यार क्या चक्कर था कि भाई साहब इस लाइनेक्स वाले बंदे ने इस्तेमाल किसका किया अपने लाइनेक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, जीएनयू टूल्स और यूटिलिटीज का। लेकिन अब ये जो रिचर्ड स्टॉलमैन भाई साहब थे, इन्होंने जो ये जीएनयू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इनके पीछे इसका मकसद क्या था कि भाई यूनिक्स की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम बने, यानी यूनिक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो आपको कंपोनेंट्स मिल रहे हैं वही सेम टू सेम अलग फंक्शनिंग वाले कंपोनेंट्स अलग से बना के प्रोवाइड करे जाएं। और इन भाई साहब ने क्या किया था, उन्हीं फ्री वाले कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके अपना ये लाइनेक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो अब हुआ क्या, अब देखो पहले तो इनिशियली जो है लाइनेक्स जो है वो रिलीज हुआ था अंडर अ लाइसेंस, ठीक है। अंडर अ लाइसेंस का मतलब क्या है कि भैया जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड नहीं करता। लेकिन जैसे अब मैंने क्या बोला, इसने जीएनयू वाले टूल्स एंड यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया था, तो इस कारण से इसको 1992 में इस बंदे को लाइनेक्स को दोबारा से रीलाइसेंस करके निकालना पड़ा अंडर जीपीएल। जीपीएल मींस जनरल पब्लिक लाइसेंस के तौर पे इसको निकालना पड़ा, ताकि ये भी फ्री सॉफ्टवेयर के सारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली काम कर सके। आज की डेट में भी हम अगर सपोज मान लो लाइनेक्स मुझे इंस्टॉल करना होगा, तो मुझे उसके लिए कहीं कोई पैसे पूसे कुछ नहीं देने, ठीक है, मैं उसको आराम से फ्रीली इंस्टॉल कर सकता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास कोई मुझे पैसे वैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो अब यहां पे इतनी तक कहानी आई, अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। अब लास्ट क्या समझ में आ रही है मैं बात यहां पे देखो, अब लास्ट है हमारा स्टेज, कौन सी स्टेज तक आ गए हम लोग, स्टेज 3 थी, अब स्टेज नंबर 4 है। अब स्टेज 4 जो है वो कौन सी है, वो 1992 की है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुने, 1992 में क्या हुआ कि लाइनेक्स वॉज इनिशियली, ठीक है, रिलीज्ड अंडर अ लाइसेंस,
ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, वो एक लाइसेंस के अंडर रिलीज हुआ, ठीक है, जो कि क्या अलाउड नहीं करता, दैट डिड नॉट अलाउ, दैट डिड नॉट अलाउ, क्या अलाउ नहीं करेगा, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, दैट डिड नॉट अलाउ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, तो इनिशियली लाइनेक्स जो है वो लाइसेंस के से साथ अलाउ किया गया, तो जिसका मतलब क्या है कि जो भैया लाइसेंस परचेज करेगा वही बंदा इस्तेमाल कर पाएगा, कोई भी इसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ, इन 1992, ठीक है, जो हमारा लाइनस टोरवॉल्ड्स है, ठीक है, इस बंदे ने क्या किया, इसने री रिलीज किया, ठीक है, री लाइसेंस्ड लाइनेक्स अंडर द GNU GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है, जिसको हम GPL कह सकते हैं। तो भाई अब 1992 में लाइनेक्स टोरवॉल्ड ने इस लाइनेक्स को दोबारा से री लाइसेंस किया, ठीक है, अब री लाइसेंस किसमें किया, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के अकॉर्डिंगली करा, ठीक है, अलाइनिंग इट with the principles of free software, aligning it with the principle of free software। तो ये एक छोटी सी हमने एक कहते ना हिस्ट्री ऑफ जो लिख दी है वो हमारे पास, तो ये हिस्ट्री आप सबको पता होनी चाहिए क्योंकि आप लाइनेक्स को सीखने जा रहे हो, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको यहां पे इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। अच्छा, अब यहां पे एक छोटी सी चीज और जान लेते हैं जिसको हम कहते हैं लाइनेक्स के फ्लेवर्स, ठीक है, या ऐसे मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पे जैसे पहले यूनिक्स था हमारा, ठीक है, अब यूनिक्स के फ्लेवर्स कौन कौन से थे, जैसे IBM कंपनी का था AIX, ठीक है, HP कंपनी का था HPUX के नाम से, ठीक है, ऐसे ही सन कंपनी का था सोलारिस के नाम से। तो ये यूनिक्स के अलग अलग फ्लेवर्स हैं। अच्छा, जिस तरह से यूनिक्स के फ्लेवर्स हैं उसी तरह से लाइनेक्स के भी अलग अलग फ्लेवर्स होंगे। अब जैसे अब लाइनेक्स में जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा रेड हैट लाइनेक्स, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, रेड हैट लाइनेक्स मिलेगा। आपको एक और मिल सकता है जिसको हम कहते हैं उबुंटू, ठीक है, उबुंटू लाइनेक्स भी अवेलेबल है। आगे जैसे हम आगे जाके यूज करेंगे काली लाइनेक्स, वो भी एक लाइनेक्स का फ्लेवर हो गया, ठीक है, और एक और हम आगे यूज करेंगे, इसका नाम है सेंटोस लाइनेक्स, ठीक है, उसके अलावा फेडोरा भी एक फेडोरा लाइनेक्स, और कई लोग जैसे एक पैरेट लाइनेक्स भी यूज करते हैं। तो एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे लाइनेक्स के भी फ्लेवर्स हैं, ठीक है। तो हम जो है अपने जैसे कोर्स करिकुलम के अंदर हम अलग अलग फ्लेवर्स को भी देखेंगे, जैसे मान लो हम रेड हैट लाइनेक्स को देखेंगे, सेंटोस लाइनेक्स को देखेंगे, काली लाइनेक्स को देखेंगे, पैरेट लाइनेक्स को भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, बट ये कुछ गिने चुनों के नाम मैंने ले दिए यहाँ पे सामने, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया देयर इज लाइनेक्स की हिस्ट्री, और यूनिक्स के कुछ फ्लेवर्स और लाइनेक्स के कुछ फ्लेवर्स हमने देख लिए हैं यहां पे, ठीक है। नाउ अब एक छोटा सा टॉपिक और देख रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ लॉगिन, कि यार जब मैं
लॉगिन करने जाऊंगा लाइनेक्स वाली मशीन में तो क्या क्या तरह से लॉगिन हो सकता है। एक लॉगिन होता है जिसको हम कहते हैं लोकल टू लोकल। अच्छा, अब लोकल टू लोकल में क्या है कि जैसे मान लो यार मैं ऑफिस गया, मेरी मशीन में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, मैंने भैया मशीन ऑन करी, ऑन करते ही मुझसे सबसे पहले क्या मांगा, यूजर नेम मांगा, मैंने यूजर नेम दे दिया। देन मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया। और ये दोनों जानकारी एंटर करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब अपनी मशीन पे वर्क कर पा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि भाई मान लो जैसे तुम्हें मैंने उस दिन दिखाया था काली लाइनेक्स, मैंने तो वर्चुअल मशीन में ऑन करके दिखाया था। ठीक है, लेकिन आपने देखा था जब मैंने वर्चुअल मशीन में भी ऑन किया था तो भी क्या हुआ था, तो भी भाई मुझे क्या करना पड़ा था, यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ा था, तब जाके मैं काली लाइनेक्स के अंदर लॉग इन कर पाया था। ठीक है, याद है? अगर मैं एक दिखाता हूं आपको यहां पे 2 मिनट, जैसे भैया ये था मेरी VMware मशीन, मैंने इसको ओपन किया था और यहां से मैंने काली लाइनेक्स को सेलेक्ट किया था और मैंने जब बोला था पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, तो जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसने मुझसे बीच में क्या मांगा, यूजर नेम और पासवर्ड। तो जब मैंने इसको यूजर नेम और पासवर्ड दिया तभी जाके मैं इस मशीन में लॉग इन कर पाया, एंटर कर पाया। तो ये कौन सा तरीका है, ये हमारा कौन सा लॉग इन लोकल टू लोकल वाला। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास यहां पे, अब एक और तरीके से भी हम लॉग इन कर सकते हैं और वो तरीका है, इसको हम कहते हैं रिमोट लॉगिन। ठीक है, क्या तरीका है, रिमोट लॉगिन। अब इसमें क्या होगा कि ना आप जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कि भाई आप ना आज आपकी तबीयत खराब है, आप ऑफिस नहीं जा सकते। अब आपने ऑफिस फोन किया कि भाई ऐसा है, मेरे मान लो मेरे भाई हाँ पैर में दर्द है, मैं आज नहीं आ सकता। ठीक है, तो आज मुझे ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन ऑफिस वालों ने बोला कि भाई काम तो बहुत जरूरी है, वर्क फ्रॉम होम कर लो। तो अगले आपने बोला यार वर्क फ्रॉम होम तो कर लूं, लेकिन यार मुझे जो सारा काम करना है अपनी लाइनेक्स मशीन पे करना है, लेकिन वो मशीन तो ऑफिस में है ना, जब मैं ऑफिस में जाऊंगा तभी तो लॉग इन करूंगा उसमें। तो अब यहां पे एक तरीका और भी है, वो कहेंगे जी आप अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डाल लो। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं पुट्टी। ठीक है, तो उसने बोला जी पुट्टी सॉफ्टवेयर डालो, और पुट्टी सॉफ्टवेयर डालने के बाद अब आप क्या करो, अब ये पुट्टी सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक तरह से आपकी मशीन और सर्वर मशीन जो है, ठीक है, जिसपे आप काम करते थे, तो ये आपकी मशीन है और सर्वर मशीन है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा। या ऐसे समझ लो कि इन दोनों के बीच में एक सिक्योर उसने क्या बना दिया, टनल बना दिया। अच्छा, अब इसको बनाते वक्त मुझे इस सॉफ्टवेयर को क्या देना पड़ेगा, जब मैं इससे कनेक्ट करूंगा तो मुझे इसको टारगेट मशीन का, टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। अब भाई सीधी सी बात है, मैं तो कंपनी में ही काम कर रहा हूं ना, तो वो मुझे इस सर्वर का आईपी एड्रेस बता देंगे, इस मशीन का, जो मेरी ये वाली मशीन है इसका आईपी एड्रेस बता देंगे वो लोग। अच्छा, आईपी एड्रेस बता देंगे, फिर मैं ये पुट्टी वाला सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा, इसमें जो आईपी एड्रेस उन्होंने मुझे बताया वो आईपी एड्रेस मैं डालूंगा और फिर इससे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा और मैं क्या हो जाऊंगा, वहां पे कनेक्ट हो जाऊंगा। और कनेक्ट होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, अपना यूजर, जब मैं इससे कनेक्ट हो गया फिर मैं यहां पे अपना यूजर नेम दूंगा और पासवर्ड डालूंगा, और उसके बाद मैं इस पुट्टी सॉफ्टवेयर के द्वारा अपनी सर्वर मशीन में लॉगिन कर गया हूं। और अब मैं जो भी इस सर्वर का इंटरफेस मेरे सामने खुल जाएगा मेरी मशीन पे, और मैं यहां पे जो जो कमांड दूंगा वो सर्वर में एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो यहां पे यानी कि अपन हमारी जो लाइनेक्स वाली मशीन है उसमें काम करने के 2 तरीके हो गए। एक हो गया लोकल टू लोकल, कि भाई आप मशीन पे गए, उसी मशीन पे आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला और लॉगिन करा और काम करा। दूसरा रिमोट लॉगिन, कि भैया मशीन दूसरी जगह पड़ी है, मैं कहीं और हूं, तो मैंने कोई भी एक, जैसे मान लो पुट्टी सॉफ्टवेयर को ओपन करा और उसके द्वारा मैंने अपने सर्वर के साथ कनेक्शन बनाया और फिर मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया और अपनी मशीन में लॉगिन हो गया। तो इसको हम कहते हैं रिमोट लॉगिन। ठीक है जी, तो ये 2 तरह के लॉगिन्स होंगे।
इन लॉगिन्स के बारे में भी हम, जैसे सपोज जब हम काम करना शुरू करेंगे तो मैं पुट्टी के द्वारा भी आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि कैसे पुट्टी से हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास फिलहाल हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी। और आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि भाई आप लोगों ने ये सारी जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं, ठीक है, कि भाई जितनी भी उसकी हिस्ट्री आपको समझाई है, ये सारी हिस्ट्री देखो बहुत हैवी सी है, लेकिन मैंने एक शॉर्ट में आपको सारी बातें समझा दी हैं। पर ये इतना आपको ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हैं, कल को किसी ने पूछ ही लिया कि भैया लाइनेक्स बनाया किसने था, पता ही नहीं। ठीक है जी, जीएनयू के बारे में पूछ लिया, जीएनयू किसने स्टार्ट किया, जीएनयू प्रोजेक्ट क्या था, पता ही नहीं। तो भैया ये एक छोटी छोटी बेसिक जानकारियां हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, जो आपको दिमाग में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।